ओके अच्छा, तो अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, व्हाट इज ऑडिटिंग। भैया ऑडिटिंग की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या कहती थी भैया, देखो एक कोई क्लासरूम, ठीक है। अच्छा बेसिक बेसिक हमने क्या समझा, क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर बहुत सारी हमारी टीचर्स, ठीक है। अभी ये नॉर्थ वाली, ये साउथ वाली, ईस्ट वाली, वेस्ट वाली, राइट। अब ये जो हमारी टीचर्स हैं, ये खुद से अपने पेपर नहीं चेक करती, हमारे अपने स्टूडेंट्स के पेपर नहीं चेक करती, कोई बाहर वाली पार्टी चेक करती है, ठीक है। अच्छा, हमारे कौन से ऐसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, मेरे मैनेजमेंट है, एग्जाम पेपर्स क्या है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो बनाई किसने, बच्चों ने बनाई, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम क्या है, मेरा इक्वलेंट टू ऑडिट, और अपनी खुद वाली टीचर ना चेक करके बाहर वाली पार्टी से चेकिंग कराई जा सकती है। क्यों, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जा सके, ताकि इंटेग्रिटी मेंटेन की जा सके, ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन की जा सके, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा था, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. लास्ट क्लास में मैंने एक छोटी सी आपको समरी भी बनवाई थी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटिटी, ठीक है, पीएसएल। ओके, पीएसएल क्या था, प्रॉफिट ओरिएंटेड, साइज और लॉ, और लास्ट में आता मेरा ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर व्यू, पीआरडी, राइट। ये आपको बेसिक्स का कोई भी आंसर आता है तो उसके अंदर ऑडिटिंग की डेफिनेशन जरूर लिखनी है, ठीक है। अभी आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमने कल बहुत ज्यादा टाइम लगाया था इसके ऊपर, आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत है। अब ना मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, ऑडिटिंग के बेसिक्स, ठीक है। ऑडिटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई, बट ऑडिटिंग समझने के लिए ना आपको कुछ बेसिक्स को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये कट, देखो प्लीज आप लोग चाहो तो साथ साथ इसे लिख सकते हो, ठीक है। चाहो क्या, प्लीज जरूर 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 लिखना। आप क्या कोशिश कर सकते हो, स्टार्टिंग में अपनी एक छोटी सी कॉपी टाइप बना लो, ठीक है। छोटे छोटे जो मैं लिखवाती जाती हूँ आप साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। बुक के अंदर है सब कुछ, बट ये कुछ बेसिक्स की बातें हैं, हर चीज आपको बुक में नहीं मिल सकती, ठीक है। बेसिक्स की बातें हैं, बुक में है, फिर भी आपको लिखना ही जरूरी है। देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। एएस कहाँ पर होते थे, मेरे अकाउंट्स के अंदर, जो अभी अभी आप लोगों ने पेपर्स भी दिए हैं ग्रुप 1 के, ठीक है, उसके अंदर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ग्रुप्स भी दे रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपकी कुछ आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं, ठीक है। क्या आती हैं, प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं। वो प्रोनाउंसमेंट्स के अंदर मेंशन्ड होते हैं कि कौन से एएस अप्लाई हो। अब प्रोनाउंसमेंट्स मतलब कि एक जनरल लेवल पर आपके पास एक कोई, जैसे कि मान लो अब कोई, आप लोग पेपर देते हो, आप जब तक पेपर देते हो, पेपर देने से पहले आपकी आरटीपी के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स आती हैं कि ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा, ये सिलेबस एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज एन अनाउंसमेंट, ठीक है। अब ऐसे ही आईसीआई भी प्रोनाउंसमेंट्स देता है, प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होगी। विद टाइम टू टाइम वो लोग अपने सर्कुलर टाइप निकालते हैं और प्रॉपर लेवल पर आपकी ये चीजें एप्लीकेबिलिटी सामने आ जाती है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर आज से पहले AS6 अप्लाई होगा, का ये स्टैंडर्ड था, AS6 फिक्स्ड एसेट्स, राइट। अब आप पता है आईसीआई ने प्रोनाउंसमेंट लिखा, अब से AS6 नहीं अप्लाई होगा, AS10 PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होगा। अब दुनिया भर में ये वाली बात पता कैसे चली, या फिर इंडिया भर में ये वाली बात पता कैसे चली कि आपको AS6 को फॉलो करने के बजाय अब AS10 को फॉलो करना है, ये कैसे पता चली होगी, थ्रू प्रोनाउंसमेंट्स, ओके। ऐसे ही ना आपके गाइडेंस नोट भी आते हैं, क्या आते हैं, गाइडेंस नोट, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो बिल्कुल 100% लेवल पर फॉलो करने ही करने हैं, ठीक, पर
गाइडेंस नोट कहते हैं कि आपको एक गाइड देते हैं, 100 लेवल को फॉलो करना ना करना ये आपकी अपनी मर्जी है। अभी देखो एक बात बताना, आपके पापा आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करनी है बेटा तुझे, ठीक है? क्या बोलते हैं पापा? पढ़ाई करनी है, ठीक है? अच्छा, पढ़ाई करना ये पक्की पक्की वाली बात है या फिर आपके पापा आपको एडवाइस देते हैं? ये मैंडेटरी बात है, भैया आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। अच्छा, उसके साथ साथ पापा आपको कहते हैं कि बेटा एक काम करा कर, तू ना पार्क में घूमने चले जाया कर, पार्क चले जाया कर, घूमने चले जाया कर। अब एक बात बताओ, क्या पार्क में जाना मैंडेटरी बात है या फिर रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है? ये क्या है? रिकमेंडेटरी। मतलब पापा जी सिर्फ और सिर्फ आपको एडवाइस देते हैं, ये नहीं बोलते कि तुझे पार्क में जाना ही जाना है। पर पढ़ाई के लिए क्या है, क्योंकि आपने सीए ज्वाइन किया तो आपके लिए क्या हो गया, ये मैंडेटरी, राइट? ऐसे ही आपको पता है आईसीआई भी अपने लिए कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि एडवाइजेस देता रहता है। जो आईसीआई अपने लिए एडवाइजेस देता रहता है, एडवाइजरी नोट पर कटता है, उससे बोला जाता है गाइडेंस नोट। जो चीजें मैंडेटरी लेवल पर फॉलो करनी है, मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी लेवल पर फॉलो करनी है, उनको बोला जाता है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एएस को तो 100% लेवल पर फॉलो करना है, वो क्या है? मैंडेटरी। बट गाइडेंस नोट अगर आप चाहो तो फॉलो करो तो फिर इसे क्या बोल देते हैं? रिकमेंडेटरी। रिकमेंड किया हुआ है, पर ऐसा कोई 100% नहीं है कि आप लोगों को इसे फॉलो करना ही करना है। अब जैसे आपके अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही आपके ऑडिट के अंदर होते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है? क्या बोला मैंने? इसे बोला जाएगा एसए, ठीक है? अब न्यू आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ हमारे एएस के साथ, तो सॉरी एसएस के साथ। एएस आप लोग जानते हो, एसए होते हैं आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है? अब जैसे आपके गाइडेंस नोट अकाउंट्स पर होते हैं, सेम वैसे ही गाइडेंस नोट होते हैं आपके ऑडिटिंग के ऊपर, ठीक है? बट प्रोनाउंसमेंट जैसे एएस की दी जाती है, वैसे ही प्रोनाउंसमेंट एसए की भी कौन देता है? आईसीएआई। कौन देता है प्रोनाउंसमेंट? आईसीएआई। दोबारा से देखते हैं, प्रोनाउंसमेंट बाय आईसीआई। तो एएस, एसए, प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू गाइडेंस नोट ऑन एसए, प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू गाइडेंस नोट ऑन एएस, दोनों चारों चीजें कौन देता है? आईसीएआई। कौन देता है चारों चीजें? आईसीएआई। दोबारा से देखिए प्लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग, प्रोनाउंसमेंट बाय आईसीआई। अच्छा, दूसरी जगह प्रोनाउंसमेंट बाय आईसीआई, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग, दोनों दोनों कौन देता है? बाय आईसीआई। एडिशनल लेवल की बात है, ठीक है? अब हम लोग इधर देखना प्लीज, एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग। प्लीज ध्यान से 100% कंसंट्रेशन के साथ मुझे एक बात बताना। अभी हम लोगों ने ऑडिटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑडिटिंग की डेफिनेशन के अंदर क्या ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया? मुझे नहीं लगता कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया। ऑडिटर ने उसके ऊपर ओपिनियन दिया, ठीक है? ऑडिटर ने क्या दिया? उस पर ओपिनियन दिया, ओके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया किसने है? मैनेजमेंट ने। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज किस लिए किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को किस लिए यूज किया जाएगा? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को भी यूज किया जाएगा ऑडिट करते वक्त। इसका मतलब देखो, यहां पर जो भी आपके एएस हैं यूज्ड
फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर आपके जितने भी एसे हैं, these are used for audit, ठीक है ना। अब मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट को यूज किया गया है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, तो फिर उन्हें फॉलो कौन करेगा? उन्हें फॉलो भी कौन करेगा? मैनेजमेंट। कौन फॉलो करेगा उन्हें? मैनेजमेंट। ये चीज याद रखना, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग किस लिए है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने है? मैनेजमेंट ने। तो ऑटोमेटिकली एएस और गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग को यूज कौन करेगा? वो भी यूज करेगा मैनेजमेंट, इसे यूज करेगा। अब उसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑडिटिंग करते वक्त किन स्टैंडर्ड्स को यूज करना। इसका मतलब जैसे आप देखो, अकाउंट्स के अंदर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एएस2 की कैसे वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, या फिर आपको कैसे अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाता है। जितनी भी बातें आपको बताई जाती है अकाउंट रिलेटेड, वो सारी की सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। अब एज एन ऑडिटर आपको ये वाली चीज देखनी है कि ऑडिट करते वक्त किन स्टैंडर्ड्स का यूज करना है, किन क्वालिटी कंट्रोल, किन मेजर्स का यूज करना है, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सोच के देखो, अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एएस2 नहीं होता तो फिर लोग इन्वेंट्री कैसे मेजर करते? अपनी पसंद से करते, ठीक है। अगर अपनी पसंद से करते तो अलग अलग लेवल पर हम लोग क्या कभी भी कंपैरिजन कर पाते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में? नहीं, हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाते, राइट। ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी इसीलिए रखे गए हैं कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ऑडिट को करने का, उस सबको वो पूरे स्टैंडर्ड को हर एक ऑडिटर को फॉलो करना, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जब भी आपका अप्लाई होगा, इससे क्या होगा? एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी आपके ऑडिटिंग करते वक्त, ठीक है। अच्छा, कभी ना कभी आप लोगों ने एक कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होता है? एक कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड लेवल, एक सेम स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उनकी कॉस्टिंग की जाती है, इसीलिए बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ऐसे ही वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई होते हैं। अब एज एन ऑडिटर आपको ये देखना है कि सारे के सारे एसए आपको फॉलो, एसए आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब एसए क्या है? मैंडेटरी, बट गाइडेंस नोट क्या है? इट्स जस्ट एन एडवाइस, रिकमेंडेटरी इन नेचर, राइट। तो अब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कौन फॉलो करेगा? फॉलो करेगा आपका ऑडिटर। डन। ये चाहो तो प्लीज अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। एएस गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग कौन फॉलो करेगा? मैनेजमेंट। एसए गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग कौन फॉलो करेगा? ऑडिटर। फॉलो कौन करेगा? आगे मैं इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट्स करूंगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को ना एक चीज यहाँ पे देखनी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज अपनी अपनी कॉपीज के अंदर लिखो इसे। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ मैनेजमेंट। Still, the auditor has to examine that the management has complied with the AS while preparing the financial statement. Okay, बस इसे नोट डाउन करो, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो, अगर तुम इसे नोट डाउन नहीं करोगे तो इससे आगे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? तुमने अभी एक बार भी इस लाइन को नहीं लिखा, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर, अब देखो तुम्हारी आदत नहीं बनी ना लिखने की, एग्जाम के टाइम पर क्या होगा? तो तुम कैसे लिख पाओगे, ठीक है। ये सोचना कि अभी तो नहीं लिखता, बाद में लिख लूंगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में भी यही होगा कि अभी तो नहीं लिखता, बाद में लिख लूंगा, फिर ऐसे करते करते ना अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। प्लीज इसे टाइम से लिख लेना, अपने जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वो प्लीज जरूर 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 लिखना, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला
कि फॉलो कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, फॉलो कौन कर रहा है, ऑडिटर। ओके, अब ये एएस का तो पत्ता ही हटा दो, ये तो पूरा ही ऑडिटर को फॉलो करना है। बात करता हूँ अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ऑडिट करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। अब हम लोग ये चीज देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढंग से बनी है या फिर नहीं बनी। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, हम ये देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनी है या फिर नहीं बनी। बनाई किसने, मैनेजमेंट, तो एएस को फॉलो किसने किया, मैनेजमेंट। पर हम एज एन ऑडिटर इतनी कोशिश करेंगे कि ये देख सके कि उन्होंने ढंग से एएस को लगाया या फिर नहीं लगाया। मतलब लगाया किसने, एएस, मैनेजमेंट। हमें सिर्फ चेकिंग करनी है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करेंगे तो भैया ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि एएस ढंग से लगा या फिर नहीं लगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। इन्वेंट्री, ठीक है, हम एक ही बेस ले लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना अराइज हो। इन्वेंट्री, ठीक है, अभी आपके पास एक मेथड है यहाँ पे फीफो, एक मेथड है वेटेड एवरेज, थर्ड आपके पास एक मेथड आता है लीफो। ठीक है, अब कोई ना कोई एक प्रोनाउंसमेंट आई, क्या आई, प्रोनाउंसमेंट। जिस प्रोनाउंसमेंट ने बोला कि आप इंडिया के अंदर या तो आप फीफो यूज करो या फिर आप वेटेड एवरेज यूज करो, पर आप लीफो यूज नहीं कर सकते। देखो लीफो के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ये डेंजर वाला मार्क लगा दिया। ठीक है, लीफो के ऊपर एक बहुत बड़ा सा डेंजर वाला मार्क लगा दिया कि भैया हमारे इंडिया के अंदर अब लीफो को यूज नहीं किया जाएगा। ओके, अभी ध्यान से सुनना, फीफो यूज कर सकते हो, वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो AS2 के अकॉर्डिंग, और आप लीफो को फॉलो नहीं कर सकते। अब इधर आपके पास एक सिचुएशन अराइज होती है जिसके अंदर आपकी एक कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, लीफो को यूज कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी फीफो यूज करती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कंपनी फीफो को यूज करती, कौन सा स्टैंडर्ड लगाया, AS2 लगाया। लगाया किसने है फीफो को, कंपनी ने, कंपनी ने लगाया, पर इसकी चेकिंग किसने करी, चेकिंग इज डन बाय ऑडिटर। किसने करी चेकिंग, ऑडिटर। अब अगर हमारी कंपनी ने लीफो लगाया होता तो AS2 को फॉलो किसने नहीं किया, AS2 नॉट फॉलोड बाय मैनेजमेंट। ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिटर ने चेक किया। डन, बस मैं इतना बताना चाह रही हूं, अगर फॉलो होगा तो किसकी जिम्मेवारी, कंपनी। ठीक है, कंपनी ने ही फॉलो किया, नहीं भी फॉलो किया तो किसने नहीं फॉलो किया, कंपनी ने। ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि ये चीज लगाई जा रही है या फिर नहीं लगाई जा रही। ठीक है, क्योंकि हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे हैं, तो AS पूरी तरीके से हम लोग डिटेल में तो जाके चेकिंग नहीं कर सकते, पर आपको पता है हम लोग कुछ कुछ अच्छे से चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये क्यों बोला डिटेल में नहीं कर सकते, अभी आगे वाली आपको स्लाइड्स में पता चलेगा। ठीक है, बस इतना समझ लेना कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो AS किसकी है, मैनेजमेंट, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हमारी क्या है जिम्मेवारी, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि ऑडिटर हैज टू एग्जामिन दैट
मैनेजमेंट हैज कंप्लाइड विद द एएस while preparing financial statement. एग्जामिन करना है कि मैनेजमेंट ने कंप्लाई किया है, ठीक है। अब आपके पास एक 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, एक काम कर लेते हैं इसको ना हम, एक ठीक है, मैंने इसे हाइड करने की कोशिश करी है, प्लीज आप लोग देखना मत, ठीक है। अच्छा अभी देख लिया तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। चलो हम लोग ना यहाँ पे कोशिश करेंगे लिखने की, हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? मैनेजमेंट। अकाउंटिंग, आप ये देखो कि अकाउंट्स कौन करता है? मैनेजमेंट, ठीक है। कौन करता है? मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑडिटिंग कौन करता है? क्या मैनेजमेंट ऑडिटिंग करती है या फिर ऑडिटर? यहाँ पे ऑडिटर। अच्छा, सीए, क्या अकाउंट्स बनाने के लिए कोई सीए वाली एक्सपर्टीज चाहिए? नहीं। आपको पता है अकाउंट से बीकॉम ग्रेजुएट भी बना सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग के काम के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने के बजाय बीकॉम ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग सीए के बिना भी हो सकती है। ऑडिटिंग क्या सीए के बिना हो सकती है? हम यहाँ पे इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर एक सीए की डिग्री रिक्वायर्ड है टू कंडक्ट एनी ऑडिट। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ना मेन चीज आपकी स्टार्ट होती है। यहाँ पे अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए आपको? अकाउंटिंग एक्सपर्टीज। कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए? अकाउंटिंग एक्सपर्टीज। अच्छा, ऑडिट करने के लिए कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए? ऑडिटिंग एक्सपर्टीज। याद करो ऑडिट करते किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर हम ऑडिट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, मतलब क्या वो ही बंदा नहीं तुम्हें लगता चेक कर सकता है अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिस बंदे को खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती हो? मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो आपको पता है जब भी ऑडिटिंग की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक्सपर्टीज नहीं, आपको अकाउंटिंग एक्सपर्टीज भी चाहिए। सबसे पहले तो बंदे के अंदर कौन सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए? एक्सपर्टीज। उसके साथ साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए? ऑडिटिंग एक्सपर्टीज, विच इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बनेंगी फिर उनकी चेकिंग होगी, इसका मतलब अकाउंट्स को पहले बनना चाहिए फिर ऑडिटिंग को पहले बनना चाहिए? सबसे पहले आपके बनाए जाएंगे अकाउंट्स, दिस इज परफॉर्म्ड फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड यूज होते हैं? यहाँ पे एएस यूज होते हैं, एसए यूज होते हैं, यहाँ पे एएस यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या यूज होता है? एसए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एएस को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने ऑडिटिंग करते वक्त हम सिर्फ इतना देखेंगे कि मैनेजमेंट ने इन्हें फॉलो किया या फिर नहीं किया। मेन हमारा काम क्या है? एसए को फॉलो करना। अच्छा, स्टैंडर्ड, अच्छा वर्क क्या है? यहाँ पे अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह वाले काम, ठीक है, जो आपकी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद लेजर, ये सब जो बनाते हैं, ये हमारा काम होता है। यहाँ पर जो यहाँ पे बनाया गया उसकी चेकिंग करने का काम होता है ऑडिटिंग के अंदर। अच्छा, एक बार ना इसको हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट से, ठीक है। Who prepares the financial statement? Management. अच्छा, यहाँ पे ऑडिटर, यहाँ पे सीए की एक्सपर्टीज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, यहाँ पे अकाउंटिंग एक्सपर्टीज, यहाँ पे अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। विच इज परफॉर्म फर्स्ट? अकाउंटिंग इज परफॉर्म फर्स्ट एंड देन ऑडिट इज कैरिड आउट ऑन द अकाउंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। यहाँ पे एएस फॉलो करना है, यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है।
work, recording of transactions, examination of those transactions being recorded. Recording of transactions done. अच्छा, इधर ना आपके पास 2 मिनट का टाइम, प्लीज इसे देखो। 2 मिनट का टाइम प्लीज इसे देखो, बुक्स के अंदर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो दोबारा से देखते हैं, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट। यहाँ पे भैया काम कौन करता है? ऑडिटर करता है। अच्छा, सीए की एक्सपर्टीज किसमें चाहिए? अकाउंटिंग में चाहिए, ऑडिटिंग में चाहिए? ओके, ऑडिटिंग के अंदर सीए की एक्सपर्टीज चाहिए, बट अकाउंटिंग के लिए सीए की एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। नॉलेज स्लैश एक्सपर्टीज, ठीक है, अकाउंटिंग एक्सपर्टीज, अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग एक्सपर्टीज, ठीक है। अच्छा, which is performed first? पहले अकाउंटिंग होती है, पहले ऑडिटिंग होती है? पहले अकाउंटिंग होती है, उसके बाद उसकी ऑडिटिंग होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वर्क, recording of transaction, examination of those transactions being recorded, right? मुझे ऐसा लगता है ये लर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक बार हम लोग आज की क्लास में ही बैक जाते हैं। हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउंसमेंट्स बाय आईसीआई, एएस को फॉलो करना, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग को फॉलो करना, यूज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी है मैनेजमेंट की। प्रोनाउंसमेंट बाय आईसीआई, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग, ये फॉलो करने की किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी है ऑडिटर की, ठीक है। ऑडिटर, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी है? मैनेजमेंट। ऑडिटर हैज टू एग्जामिन दैट द मैनेजमेंट has complied with the AS while preparing the financial statements. Okay. Next चलते हैं। अब accounting versus auditing. Who prepares the financial statement? Management. Auditor को क्या करना है? Auditing करनी है, ठीक है, उसे financial statement को बनाना नहीं है। CA, क्या expertise required है? Yes, CA की डिग्री आपको required है with ऑडिटिंग, बट अकाउंटिंग के लिए कोई भी सीए की डिग्री नहीं रिक्वायर्ड। आप बीकॉम ग्रेजुएट होने के बाद भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। नॉलेज स्लैश एक्सपर्टीज, अच्छा, अकाउंटिंग एक्सपर्टीज इन केस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग एक्सपर्टीज, विच इज परफॉर्म्ड फर्स्ट? अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन ऑडिट इज कैरिड आउट ऑन द अकाउंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ऐसे कौन सा फॉलो करने हैं? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं इन केस ऑफ अकाउंटिंग, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने इन केस ऑफ ऑडिटिंग, और वर्क, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा ये वाला, चलो अभी हम लोग ना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखना जरा, ये मेरी चीकू, ये मीकू, ठीक है, दो बच्चे यहाँ पे मैं लेके आई, एक चीकू एक मीकू, ठीक है। वैसे मैं इसकी एक वीडियो वगैरह खाती हूँ, बट अब इस क्लास के लिए मैं एक सिचुएशन ले, एक चीकू एक मीकू, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप तभी कनेक्ट कर पाओगे इसे ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अभी देखना जरा, जो चीकू है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा बच्चा, देखो इसको चश्मा लग गया पढ़ाई करते करते, ठीक है। अच्छा देखो जरा, अच्छा ये जो चीकू है ना, ये चीकू पता है क्या करता है? ये पूरे दिन पढ़ाई करता है,
अच्छा, सुबह सुबह जल्दी भी उठता है, वेकअप अर्ली, ओके। और क्या है? चीकू बहुत रिविजन भी करता है, ठीक है। चीकू ने अपना ना टाइम टेबल भी सेट कर रखा है। अच्छा, चीकू ने अपने ऊपर उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स लगा रखे हैं, फॉलो करता है बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। अभी दूसरी तरफ मीकू, देखो मीकू ने ना अपना स्नैपचैट डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। इंस्टा डाउनलोड कर रखा है। मीकू पता है क्या करता है? पूरे दिन चैटिंग चैटिंग चैटिंग, और एक नया एक कोई बीमारी आई है ना टिकटॉक नाम की, ठीक है। टिकटॉक टिकटॉक करते रहता है, ठीक है। तो मीकू सिर्फ ये करते रहता है, और हमारा चीकू बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, एज, अच्छा चलो मैंने तुम्हें इनकी मम्मी बना दिया, ठीक है। क्या है ये मम्मी? मम्मी को पता है ना कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाई का, ठीक है। तो अभी देखो ये जो इनकी मम्मी है ना, ये मम्मी बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? भाई मेरे चीकू मीकू दो बच्चे हैं, मुझे नहीं पता वो पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ये मम्मी है चीकू की, चीकू मीकू की, दोनों की एक ही मम्मी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर मम्मी की जगह पे होगे तो आप किस बच्चे पे ज्यादा ध्यान दोगे? आप चीकू पे ज्यादा ध्यान दोगे जो कि अपना काम खुद से कर रहा है, या फिर मीकू पे ज्यादा ध्यान दोगे? आप मम्मी हो, आप किस पे ज्यादा ध्यान दोगे? अब कुछ बच्चे सोचोगे नहीं 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 मैं मीकू पे ज्यादा ध्यान दूंगा, या फिर कुछ बच्चे सोचोगे चीकू पे। भैया हम तो मीकू पे ध्यान देंगे ना, क्योंकि ये बच्चा तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, हो सकता है ये शायद फेल हो जाए। देखो मम्मी की आंखों से आंसू आने शुरू हो चुके हैं ये वाली बात सुनते ही, देखो कि मीकू उनका बेटा फेल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मम्मी जी क्या करेंगी कि मीकू पे ज्यादा ध्यान देंगी, क्योंकि मीकू ने ना अपने ऊपर कंट्रोल कम लगाए हुए थे, ठीक है। चीकू खुद से ही अच्छी सी पढ़ाई कर रहा है, चीकू खुद से ही अपने ऊपर बहुत सारे कंट्रोल लगा के रखा हुआ है। तो मम्मी जी को ना उस पे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, मम्मी जी को ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि भाई मेरा कहीं ये चीकू नाम का बेटा फेल ना हो जाए, ठीक है। बात समझ आई? तो आपको पता है क्या, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया कंट्रोल खुद से लगे हुए हैं वहां पे चेकिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है, ठीक है। जहाँ पे कंट्रोल कम लगे हैं वहां पे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ती है। अब आपको पता है ये जो मम्मी जी हैं क्या करेंगी, रात को जाके मीकू के रूम में चेक किया करेंगी कि मीकू पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा, कहीं वो बुक ऐसे खोल के और इंस्टाग्राम तो नहीं चला के बैठा हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ चीकू के पास जाके रात रात भर चेकिंग करेंगे क्या मम्मी जी? नहीं करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। बट मीकू पे वो डिटेल में चेकिंग करेंगे। अब ये चीज समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप अपने माइंड में एक स्टेटमेंट फिट कर लो जहां पर ज्यादा कंट्रोल लगे होते हैं, जहां पर बहुत ही पता है कि इधर उधर से घपलेबाजियां नहीं की जा सकती, खुद से ही कंट्रोल अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं, वहां पर चेकिंग कम से भी काम चल जाएगा। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर बनता है जो यहाँ पे था चीकू, चीकू खुद से ही अच्छे से अपने ऊपर पूरी ध्यान रख रहा था, ठीक है। और जहां पे कंट्रोल नहीं लगे हुए, पता है कि गड़बड़े चल ही रही हैं, वहां पे आप ज्यादा चेकिंग करना पसंद करोगे, ये एक स्टेप, ठीक है। अब आपको पता है आपकी कंपनी के अंदर, बस एक ये आपका छोटा सा था जो मैं आपके माइंड में अपने बिठाना चाहती थी, ठीक है। अब आपकी कंपनी के अंदर, आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से इधर आओ, ये बात आपने आज तक नहीं सुनी है, और ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूँ ये आगे तक भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, ठीक है। पूरा का पूरा ऑडिट सब्जेक्ट आज की क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जितना धीरे बता रही हूँ उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप हर चीज अपने माइंड के अंदर बिठा लो। स्टार्टिंग की क्लासेस स्लो चलती है, ठीक है। मैं आगे भी वैसे तो बहुत ही स्लो स्लो कराती हूँ, सारा लर्न करा करा के, बट ये है कि अभी अगर आपने नहीं समझा ना, सच्ची में बहुत दिक्कत आएगी। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, लर्न करना तो जरूरी है ही है, और आपको पता है 30 मार्क्स के एमसीक्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट है आपके माइंड के ऊपर, आप कितना बढ़िया समझते हो, ठीक है। मेजर बच्चे जो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं ना, 30 मार्क्स उनके सिक्योर हो जाते हैं। 30 में से 25 इज लाइक डन, डन हो गए क्योंकि ढंग से क्लास सुन ली थी, ठीक है।
अब देखो काम कितना आसान हो गया क्योंकि ढंग से क्लास सुन ली थी, ठीक है। तो प्लीज आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके 30 मार्क्स और कोई नहीं बता सकता, कोई बचा ही नहीं सकता वो 30 मार्क्स, राइट। अब आपकी एंटिटी के अंदर दो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ये अभी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना। बस अभी आपको क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक पढ़ना है अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ना है अभी आपको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। बस दो टर्म्स अपने माइंड में डालो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, नंबर 2 अकाउंटिंग सिस्टम। इधर देखो प्लीज, मैं सबसे पहले ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेस ले लूं, देखो। अच्छा, हम में से कितने बच्चे जो कि ये स्वीट कॉर्न शॉप के पास जा चुके हैं, ठीक है। स्वीट कॉर्न शॉप नहीं तो आप मतलब इसके पास जब आप जाते हो, देखो मॉल्स वगैरह के अंदर आपको स्वीट कॉर्न शॉप्स दिखती हैं, ठीक है। तो आपको पता है आप ना इनके पास जाना, इनकी ना ऐसे रेट कार्ड लगा होता है, ठीक है। ये एक एक कप है 50 का, एक 70 का, एक 100 का, ठीक है। अब आपको पता है आपने बोला भैया भैया एक काम करो, मुझे ना 100 वाला दे दो और 1:2 कर देना, 1:2, जैसे सूप पीते हैं ना 1:2 कर देना, ठीक है। उसे ना आधा आधा डाल के दे दो, एक 100 वाला लो और भैया मुझे आधा आधा डाल के दे दो, ठीक है। तो वो भैया क्या बोलेंगे, भैया सुनो आप ना एक काम करो 50-50 वाले दो दे दो, ठीक है। क्या बोलेंगे वो आपको, 50-50 दो दे दो, ठीक है। अच्छा, मैंने ना दूसरी तरफ से आई और मैंने बोला भैया सुनो, एक काम करना, मैं ये 70 वाला कप ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनके पास ऑप्शन था ना, 100 वाले को 50 के दो दो दे दिए, चलो बात खत्म, ठीक है। अच्छा, मैं आई, मैंने बोला भैया सुनो ये 70 का एक कप दे दो और ना मुझे 1:2 कर दो। क्या बोला मैंने भैया को, 1:2। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। मैंने बोला भैया मुझे ना आधे करके दे दो, ठीक है। वो भैया क्या बोलेगा, भैया सुनो देखो या तो आप 50 वाला ले लो या फिर आप एक 70 वाला ले लो, ठीक है। मैं ना आपको ना ये आधा आधा करके नहीं दे सकता। रीजन बीइंग, ये जो यहाँ पे कौन वाला खड़ा हुआ है ये इसकी खुद की दुकान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी और के बिहाफ पर ये खड़ा है, कोई एक बिजनेसमैन है जिसने इसे यहाँ पे नौकरी दे रखी है। अब एज एन ऑडिटर आपको पता है क्या, ये जो स्वीट कॉर्न वाला बंदा है, सुबह सुबह आने से पहले इसके कप्स काउंट होते हैं। देखो अब यहाँ पे कैसे काउंट किए जाते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं सुबह सुबह 100 कप्स इसके, 100 इसके और 100 इसके लेके आया, ठीक है। अभी क्या होगा, जाते वक्त मान लेते हैं इसके पास 30 लेफ्ट, जो इसका मालिक होगा वो काउंट करेगा कितने कप्स बच गए, 30 ये वाले बचे, 20 ये वाले बचे, 10 ये वाले बचे, ठीक है। तो आपको पता है इसको अपने मालिक को रुपीस देने हैं, कितने देने हैं, अमाउंट देना है। अब ये मत बोलना इस कप की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। अब ये कप की कॉस्ट जो 50 थी, ठीक है, 30 अगर लेफ्ट तो अमाउंट कितना देना है इसे, 70 इंटू 50। यहाँ पे अमाउंट उसे कितना देना है, 80 इंटू 70। यहाँ पे कितना अमाउंट देना है, 90 इंटू 100। आपको पता है मालिक आएगा, इतना पैसा इससे लेगा और चले जाएगा। मालिक आएगा, इतना पैसा इससे लेगा और चले जाएगा। उसको नहीं पता उस कप का हुआ क्या, ठीक है। बीच में अब मान लो अगर यहाँ पे 30 कप्स लेफ्ट, ठीक है, इधर 20 कप्स लेफ्ट, इधर बीच में कितने आते हैं, ये 80 कप्स।
अब हमने क्या किया था, यहाँ पर टोटल सेल करी थी 79 कप्स की, और एक कप को हमने 1:2 करके, मतलब एक कप हमने यूज किया ही नहीं था, यूज किया था पर उसे सेल नहीं करी। आपको पता है ये जो स्वीट कॉर्न वाला बंदा है, इसको क्या देना पड़ेगा, पूरे के पूरे 80 रुपीज का पैसा, उसका मालिक ये नहीं देखेगा, ठीक है, आपने कितने कप की सोल करी, कितने कप की सेल नहीं करी, ठीक है, उसको क्या करना है, पूरे के पूरे पैसे देने। आप ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है, एक तरह का इंटरनल कंट्रोल, ये कंट्रोल लगा रखा है। सोच कर देखो, अगर ये वाली चीज ना होती तो मालिक का कितना बड़ा लॉस नहीं हो जाता। जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है वो क्या बोलता, हाँ मैं सेल कर करके देता जा रहा था, ठीक है, या फिर ये बोलता रहेगा कि मैंने उसे 1:2 करके दे दिया, या फिर किसी भी लेवल पर वो कोई भी घपलेबाजी कर सकता है, ठीक है, अपने पैसे बना सकता है। तो वो अपने पैसे कैसे नहीं बचाएगा, वो बंदा कैसे बच गया, यहाँ पे जब पता है शाम को जाके उसकी काउंटिंग होगी सारे के सारे कप्स की, तो उसमें क्या रहेगा, एक तरह का डर रहेगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, इसका कनेक्शन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे बना। देखो, जो भी ये लास्ट में कप्स का अमाउंट है, ये अमाउंट जाने वाला है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो आप बताओ, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो जो ये अमाउंट, ये कहाँ है, ये कैश कलेक्शन है, कैश कलेक्शन कहाँ जाएगा, आपके एक तरह से अगर मैं बोलूँ टर्नओवर का पार्ट, ठीक है, ये आपके टर्नओवर का पार्ट है, ये जाएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बट अब एज एन ऑडिटर अगर ये टर्नओवर में नहीं जाता तो इसके साथ क्या होता, ये अगर मान लेते हैं ये मिस, एक तरह से गलत लिखी होती है अमाउंट, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली टर्नओवर का अमाउंट भी गलत आता। अगर ये इंटरनल कंट्रोल ना होता तो देखो, ठीक है ना, वो क्या बनाते हैं हम लोग, खतरा, ठीक है। अब आपकी टर्नओवर में क्या आ जाती, गड़बड़, तो ये क्या है, खतरे वाला साइन, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाती, गलत बन जाती। ओके, अब इस सब से बचने के लिए आपने क्या लगाया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल लगाया, मतलब कंट्रोल अच्छा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल के बेसिस पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनने वाला है। क्योंकि कंट्रोल अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फिगर आएगी वो भी क्या आएगी, ठीक आएगी। तो आपको समझ आया इंटरनल कंट्रोल का मकसद क्या हुआ, अगर इंटरनल कंट्रोल ठीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट ठीक आएगा, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होंगी कि गलत होंगी, ठीक होंगी, हम उन पे ज्यादा विश्वास कर सकेंगे। अच्छा, एक और इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल याद है तुम्हें, तुम्हारी स्कूल की लाइब्रेरी होती थी, ठीक है, एक खड़ूस सी टीचर भी बैठी हुई होती थी, ऐसे ऐसे बैठी होती थी, ठीक है, और छोटे वाली होते हैं जनरली लाइब्रेरियंस के, ठीक है, इतनी बड़े बड़े चश्मे डाल के, और उसके बाद कैसे नजरें रखती थी, बेटा अगर आप बुक लेके जा रहे हो तो आपको 1 वीक के अंदर वापस करनी है वरना इस पे पेनल्टी लगेगी, मैम बोलती थी कि नहीं बोलती थी, ठीक है। तो आपको पता है ये जो मैम ये सर पे ऐसे चढ़ी हुई होती थी, ये क्या था, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। मैम पूरा ध्यान रखती थी कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर, आईडी एज इन मतलब लाइक लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर जो बुक इशूड है पता चलता था, याद करो, ये मेरा लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है, ये मेरा लाइब्रेरी कार्ड के अंदर जैसे मैं इशू कराऊंगा यहाँ पे मेंशन हो जाता था ये वाली बुक ली है, ठीक है, कौन सी क्लास के हो आप, ठीक है, कौन से सेक्शन से बिलोंग करती हो, ये सब लिखा होता था लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर, ठीक है। अब वो जो आपकी मैम है फटाक से अपने पास भी एक रिकॉर्ड के अंदर लिखती हैं कि ये बच्चा इस क्लास का, इसने ये वाली बुक ली है। अब जैसे ही बुक गुम होगी या फिर नहीं मिल रही होगी तो वो लोग क्या करेंगे, आपकी क्लास में जाएंगे और बोलेंगे प्लीज हमें वाली बुक वापस कर दो, ठीक है। इसलिए लाइब्रेरी की यहाँ पे हमारे पास एक तरह से क्या है, ये इंटरनल कंट्रोल, ताकि कुछ भी बुक्स गुम ना हो। सोच कर देखो अगर ये पूरा सिस्टम विस्टम ना लगा रखा होता तो क्या होता, कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज होती, कोई भी बुक उठा के ले जाता, पता तक ना चलता कि कौन कौन सी बुक लेके जा रहा है, ठीक है। इशू वगैरह वाली बुक लाइब्रेरी के अंदर करनी होती है, ठीक है, डन। अब देखो आपका इजी डे के अंदर कैसे आप इंटरनल कंट्रोल
यूज कर सकते हो। देखो ये आंटी है, ठीक है, आंटी को मैगी पसंद आई, ठीक है, मैगी अपनी जेब में डाली और चलती बनी। क्या ये ऐसा किया जा सकता है इजी डे के अंदर? नहीं, ऐसी सिस्टम्स क्या, ऐसे इतने बड़े बड़े ये क्या कहते हैं, शोरूम टाइप जो लगे हुए होते हैं, ओपनली सारा सामान पड़ा है, ठीक है, आपको क्या लगता है कोई भी उठा के ले जाएगा इस सामान को? या फिर जाते वक्त इन्हें एक गेट के थ्रू जाना पड़ेगा, वो गेट से चेकिंग होती है कि आप कोई इजी डे का सामान लेके तो नहीं जा रहे। इजी डे या फिर कौन से होते हैं, बिग बाजार, ये सब जितने भी होते हैं, इनके अंदर जाते वक्त आपका गार्ड बैठा होता है ये चेकिंग के लिए कि भैया आपने यहाँ पे पेमेंट करी है या फिर नहीं करी, ठीक है। इनफैक्ट सीसीटीवी लगे हुए होते हैं। सीसीटीवी भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल है, एक कंट्रोल लगा रखा है कि कोई भी चोरी वोरी ना करे, इसीलिए क्या लगा रखा है, सीसीटीवी भी क्या है, ये इंटरनल कंट्रोल। अब देखना जरा, इंटरनल कंट्रोल, अंदरूनी नियंत्रण, अगर लिखना चाहते हो तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। और अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अकाउंट्स बनाते वक्त जिस भी सिस्टम का यूज किया जा सके, सिस्टम का यूज किया जा सके, ये डिटेल में हम बाद में भी पढ़ेंगे दोनों चीजें, पर अभी के लिए इंटरनल कंट्रोल मतलब कंपनी के ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगा रखें, कंपनी के अंदर हर चीजें कंट्रोल्ड वे में चलती हैं। और अकाउंटिंग सिस्टम मतलब कि आपके अकाउंट्स बनाते वक्त, जैसे मान लो कि कंप्यूटर पर लॉक लगा रखा है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी क्या कहते हैं, कौन बंदा ऑथराइज्ड है अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंट्स के अंदर के जो कंट्रोल है, अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर वाली जितनी भी बातें हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। कंप्यूटर पे लॉक एंड ऑल इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, बट अकाउंट्स बनाते वक्त जर्नल, लेक्चर, पोस्टिंग, इन पे जितने भी कंट्रोल्स यूज होते हैं, दिस इज योर अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतने के लिए आप ये समझो, अकाउंट्स बनाते वक्त मतलब जिसके अंदर क्या है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मैं कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाऊंगी, दिस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में किसी भी, अगर मैंने सिस्टम किसी भी रिक्वायरमेंट को यूज किया, जो भी चीजें आती हैं वो क्या है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। पूरा अकाउंट्स बनाने का जो प्रोसेस है, अकाउंट्स बनाने का जो तरीका है, अकाउंट्स बनाने के जो पूरे के पूरे प्रोसेसेस हैं, उन सबको बोला जाता है अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलता है जो भी चीजें पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर लगी हुई हैं, कंपनी के ऊपर जो भी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, कंपनी के अंदर अकाउंट्स से इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। कुछ कुछ तो ऐसी भी चीजें आती हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर जिनका कोई कनेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं भी बनता, ठीक है। बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सब कुछ, कंपनी के ऊपर जितने भी कंट्रोल लगे आर पार्ट ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसे मान लो कि कंपनी के अंदर आपको अगर घुसना है, एंटर करना है, तो आपको एक फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, ठीक है। आपको पहले अपना आई कार्ड स्वैप करना है, उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाना है। ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसका अकाउंट से कनेक्शन है या फिर नहीं, नहीं, हर बार कनेक्शन नहीं हो सकता, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे जिनका कनेक्शन अकाउंट्स के साथ बनेगा और कुछ का कनेक्शन नहीं बनेगा। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, हम लोग ऑडिट करने के लिए आए थे, तो हमारा मकसद क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना। अब एज एन ऑडिटर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेंगे या फिर हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करेंगे? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करेंगे या फिर अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करेंगे? हमारा मेन फोकस किस पे होगा? हमारा मेन फोकस होगा अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। पर
इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल को चेक ही नहीं करें। ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान में डालो, वो बच्चों वाली बात, कंट्रोल अगर अच्छे हैं तो आगे चीकू की चेकिंग कम करी, कंट्रोल बेकार थे मीकू के ऊपर तो हमने मीकू की चेकिंग ज्यादा करी। तो हम लोग पता है क्या कर लेते हैं, कंट्रोल को चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओवरव्यू मिल जाता है कि भैया कंपनी अच्छे से चल रही है कि बेकार से चल रही है, ठीक है, हमें ओवरव्यू मिल जाता है ताकि ये पता चल सके कि अकाउंट्स को ज्यादा तो नहीं चेक करना। क्या बोला मैंने, हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है, जितना चेक कर सकते हैं कर लेते हैं, ये पता कर सके कि भैया अकाउंट्स में गड़बड़े ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। अगर ज्यादा घपलेबाजी, अच्छा सुनो, तो मुझे एक बात बताओ, एक अब तुम लोग इसे कनेक्ट कर पाओगे, यहाँ पे मेरा एक रूम है, एक रूम के अंदर मेरा पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एंटर करने के लिए उन्होंने आईडी कार्ड लगा रखा है, ठीक है। अकाउंट्स के सिस्टम को हर कोई बंदा नहीं चेक कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास पासवर्ड है वही बंदा चेक कर सकता है, ठीक है। आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप बताओ तुम्हें इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगे कि बुरे लगे? मुझे तो बहुत बढ़िया लगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपलेबाजियां, गड़बड़े वगैरह कम होंगी, मुझे लगता है, 100% श्योर नहीं हूँ, मैंने बोला मुझे लगता है कि गड़बड़े थोड़ी सी कम होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, वो अच्छा है, ठीक है, तो अब हम लोग आगे चेकिंग अपनी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल को चेक ही से कर इसलिए किया जाता है कि पता कर सके कि भैया अकाउंटिंग सिस्टम को ज्यादा चेक करना है या फिर कम चेक करना। मतलब इंटरनल कंट्रोल को क्यों चेक करते हैं, ये देखे कि भैया अकाउंटिंग सिस्टम को ज्यादा चेक करना है या फिर कम चेक करना। अच्छा, अब इधर देखो प्लीज, कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको याद करने पड़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंप्लायंस प्रोसीजर, कुछ वर्ड्स हैं, बस इसे याद करना है। अकाउंटिंग सिस्टम, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंप्लायंस प्रोसीजर, अकाउंटिंग सिस्टम, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आप लोग अकाउंट्स पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, 12th में पढ़ के आए थे, उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट्स को कंटिन्यू किया, ठीक है। अच्छा, पर ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है। एक तरह से आप कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास में गए तो आप सीखते हो, वैसे ही आप ना अभी ऑडिटिंग को ऐसे बेबी स्टेप्स की तरह से सीख रहे हो, ठीक है। तो कभी भी ना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है कि मुश्किल लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा, बेस बनाने में टाइम लगेगा। सेम चीजें जो मैंने आज बोली मैं कल भी बोलूंगी, परसों भी बोलूंगी, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार हर क्लास से पहले रिवाइज करेंगे और जब तुम लोगों को लगेगा ना अरे यार ये फिर रिवीजन करने बैठ गई, तब हम इस चीज को बंद करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बेस 100% लेवल पर क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी, राइट। अभी टर्म्स देखो कौन से मैंने स्क्रीन पर रखे थे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंप्लायंस प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग सिस्टम, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अपनी अपनी कॉपी के अंदर प्लीज इसे लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट का टाइम, प्लीज इसे लिखो।